नमस्ते प्रभाकर। हमने जो पहली हमारी जो बातचीत हुई भारतीय शिक्षा के पुराने सिस्टम के बारे में, मुझे लगा कि मुझे तो बहुत कुछ लगा कि नई चीजें समझ में आई, या यूं समझो कि जो बहुत सारी चीजें मेरे पास जो अलग अलग टुकड़ों में पड़ी थी वो जुड़ी। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा थोड़ा बात करते रहना पड़ेगा मुझे। ये इतनी सारी चीजें, आप इस शिक्षा से जुड़े हो और आपके पास ये पुराना वाला ये ज्ञान भी है। तो मैं सोच रहा था इस बार, अब अगर आप ये हमारे पुराने लिटरेचर में इसके बारे में स्पेसिफिकली, मतलब कि क्या कहा गया है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बात करोगे तो अच्छा होगा। नमस्कार आप सभी को। और जैसा आपने आदेश किया, जैसा आपने कहा कि शिक्षा के इससे पूर्व के वक्तव्य में हमने उस आधारभूत तत्वों पे विचार किया था, उसके फंडामेंटल्स जो हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शिक्षा के बिल्कुल बुनियादी विषय हैं, उन पे जो है हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज कुछ सूत्रों पे बात होगी, कुछ ऐसे तथ्यों पे बात होगी जिन तथ्यों के आधार पर हम भारतीय शिक्षा को एक विस्तृत फलक में समझ सकते हैं। तो शिक्षा है क्या? इस बात को यदि हमें समझना है, तो शिक्षा को लेके कई सारे श्लोक, कई सारे मंत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो उपनिषदीय सूक्त है, उसमें जो विद्या की जो अवधारणा स्पष्ट की गई है, वहाँ पे कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। ये ज्ञान को लेके, विद्या को लेके जो है एक सूत्र है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि विद्या जो है वह साध्य है, और उसका अल्टीमेट जो गोल है वो है ज्ञान। और शिक्षा जो है वो व्यवस्था तंत्र है। विद्या प्राप्ति का जो व्यवस्था तंत्र है वह शिक्षा है। तो व्यवस्था तंत्र के रूप में ही शिक्षा को लिया जाता है, और उससे जो है विद्या की प्राप्ति होती है। और विद्या के भी दो रूप देखने को मिलते हैं, विद्या और अविद्या। लौकिक जो है उसको अविद्या कहा गया है, और जो आध्यात्मिक है उसके लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विद्या शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो उसका जो मैंने अभी एक उपनिषदीय वाक्य जो बोला, सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या वो है जो आपको मुक्त करती है। तो मुक्त करने का तात्पर्य ये है कि सभी प्रकार के बंधनों से। देखिए, बंधन की जो संकल्पना है ये हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े ही एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसको यदि हम समझते हैं तो हमें और आगे इस विषय को स्पष्टता से देखने का एक नजरिया हमें प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के जन्म के साथ भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषियों ने इस तरह की एक संकल्पना की है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उस पे 3 प्रकार के ऋण होते हैं। वो 3 प्रकार के ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो ये 3 ऋणों से जो है हमें उऋण होना है। ये इस 3 ऋणों से उऋण होने की जो है पूरी कवायद जो है, ये जीवन पर्यंत व्यक्ति करता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जो एक पूरी एक संकल्पना है, उसमें एक ऐसी ही संकल्पना है जिसमें व्यक्ति जो है इन 3 ऋणों से वह अपने आप को उऋण करे। तो जिसमें पहला जो ऋण है वह देव ऋण है। देव ऋण का तात्पर्य ये है कि जो हम इस जगत में हमने जन्म लिया है, और इस जगत में जो हम जन्म लेकर जो हम विकसित हो रहे हैं, हम तमाम तरीके चीजों का उपभोग कर रहे हैं। इसमें जो है इस यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इसमें हमें सहयोग प्रदान कर, तो उनके प्रति जो है एक एक भाव, एक उनके प्रति श्रद्धा का समर्पण जो है, वह देव ऋण के रूप में हम उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए यज्ञ का जो है वो
विधान किया गया है। यज्ञ का मतलब मैंने पहले ही उसमें बताया था कि यज्ञ का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम देने का भाव है और समष्टि के लिए, सबके लिए, समष्टि के जब लिए जब आपके अंदर देने का भाव आता है और उसके लिए एक सामूहिकता के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ के संपादन के माध्यम से हम इस देव ऋण से जो है वो मुक्त होते हैं। तो देव ऋण से मुक्त होने का ये एक साधन है। उसके बाद आता है ऋषि ऋण। ये जो ऋषि ऋण है, क्योंकि व्यक्ति जो है आज उसकी जो भी स्थिति है, उसमें उसके उस ज्ञान का बहुत महत्व है। हमारी जो पीढ़ियों का अगर हम ये कहें कि ये क्रमिक विकास है, तो उस विकास में आज मेरी जो भी स्थिति है, ये हमारे हमारे जो पूर्वज हैं, उनके उस ज्ञान के जो उन्होंने एक परंपरा के रूप में, एक निधि के रूप में जो मुझे हस्तांतरित किया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जो हम ज्ञान के लिए अध्ययन करते हैं, जो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसका जो है विकसन करते हैं। केवल हम ऐसा नहीं कि ज्ञान का ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान में जो है हम उसका विकास भी करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं, उसको और विकसित करते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऋषि ऋण से जो है मुक्त होते हैं। तो ज्ञान को लेकर, यानी कि ज्ञान प्राप्ति, उसको और संवर्धन करना, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम ऋषि ऋण से जो है मुक्ति होते हैं। क्योंकि ऋषि जो है हमारे उस ज्ञान परंपरा के एक कहा जा सकता है कि एक आधार पुरुष हैं। तो उस ज्ञान की परंपरा को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उसको और विकसित करते हैं, तो हम हमारा ये उन ऋषियों के प्रति एक हमारी जो है एक श्रद्धा होती है, एक हमारा उनके प्रति एक समर्पण होता है और इस समर्पण के माध्यम से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और जो ये तीसरा ऋण है वह पितृ ऋण है। तो पितृ ऋण का जो है ये जब व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि विद्या अध्ययन के बाद जब वह गृहस्थ में प्रवेश करता है, जब वह सामाजिक का अपने जीवन में प्रवेश करता है, अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, तो चूंकि हम किसी के संतान हैं, तो हम एक अगली पीढ़ी को जो है उत्पन्न करके और उसको केवल उत्पन्न नहीं करना, उसको पोषित करना, उसको पुष्ट करना, उसको ज्ञान से उसको हर तरीके से पुष्ट पुष्ट करना और पुष्ट करके उसे जो है पुनः आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, इस तरीके से हम जो है पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऋणों की जो संकल्पना है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो है, एक बड़ी ही अनूठी और बड़ी ही अनुपम एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जो है हमारे पूरे समाज में ये लोग इसको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, लेकिन इस चीज को एक प्रैक्टिस के रूप में ये फॉलो करते हैं। हमारे हिंदू समाज में ये तीनों चीजें जो है इस चीज को जो है लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को जो है ये ऋण से उऋण होना और सभी प्रकार के जो है बंधनों से मुक्त होना। तो ये तो ऋण हुए, इसके साथ साथ कुछ हमारे चारों तरफ जो है वो बंधन है। उस बंधन में सबसे बड़ा जो बंधन है वह है अविद्या का बंधन, अज्ञानता का बंधन। तो अज्ञानता को भी जो है स्पष्ट किए हैं कि भगवत गीता में भी स्पष्ट किया गया है कि अज्ञानता है क्या। तो अज्ञानता जो है वो ये है कि जो अयथार्थ है उसमें यथार्थ का बोध, या जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें जो है हम एग्जिस्टेंस का भाव, ये जिसकी सत्ता नहीं है उसमें हम जो नहीं है उसमें होने का जो भाव है, होने का जो बोध है, ये अज्ञानता है। तो ये सबसे बड़ा तो अज्ञानता जो है, अविद्या जो है, इसी को कहा गया है। और उसके अलावा भी जो है बहुत तरह की जो है अविद्याएं, अविद्या और अविद्या से जन्म जो है, क्योंकि उसी से फिर व्यक्ति के अंदर जो है
वो तृष्णा का जो है वो प्रादुर्भाव होता है, और तृष्णा जो है वो भी बहुत सारी जो है समस्याओं के, बहुत सारे जो है बुराइयों का जो है वो फिर कारण बनता है। तो ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता के बंधन से मुक्त होना, ये विद्या है। यानी विद्या को कहा भी गया है कि विद्या मनुजस्य तृतीय नेत्रम। ये जो विद्या है व्यक्ति का, यह तृतीय नेत्र है। नेत्र होने का मतलब ये नहीं कि ये जो जिस तरह के हमारे फिजिकल बॉडी में ये दो हमारे आंखें हैं, उस तरीके की यहाँ पर बात नहीं है। ये तीसरा नेत्र है। और तीसरा नेत्र जो हमारे जिसको ये चर्म चक्षु है, वह मर्म चक्षु है। तो वह मर्म को जानने के लिए, मर्म को समझने वाले जो है, वह जो हमें दृष्टि मिलती है, वह विद्या से मिलती है। तो इसीलिए विद्या को जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। तो इस नेत्र से व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति जो है इस ज्ञान रूपी या विद्या से वह सबसे पहले अविद्या, अज्ञान को जो है वो दूर करता है। और दूसरा जो है वह करणीय अकरणीय के भेद को जो है समझता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ शिक्षा के एक उद्देश्य को के रूप में बताया गया है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो शिक्षा पे जो हम पहले भी कहे कि हमारा शिक्षा का पूरा जो एक जो शिफ्ट हुआ है, वो पूरा का पूरा एक उद्देश्य के रूप में जो एक बहुत बड़ा एक एक चेंज आया है, वो ये है कि हमारे भारत में जो शिक्षा जो थी, वह व्यक्ति को अविद्या को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, और उसके अंदर एक ऐसी दृष्टि जिसमें उसके साथ यथार्थ बोध, और साथ ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो है उसे सही भान हो, उसे सही समझ हो, ये शिक्षा का काम था। लेकिन आज जो हम शिक्षा देख रहे हैं, इसमें जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसी तरीके से जो है व्यक्ति उस कहा जा सकता है कि एक चाहे वह प्रतिस्पर्धा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें अधिक से अधिक अपने सैलरी डिजिट को बढ़ाना है, हमें अधिक से अधिक जो है पावर, पैसा और इस तरह की चीज़ों को प्राप्त करना है। तो ये जो पूरा का पूरा एक 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 जो गोल शिफ्ट हुआ है, ये हमारे शिक्षा का जो है शिक्षा में जो उसके स्तर के जो है गिरने का भी एक कारण है। तो भारत की जो शिक्षा है, वह उस शिक्षा का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के अंदर दृष्टि जो है उत्पन्न हो, और वह दृष्टि किस प्रकार की है, तो उसे करणीय और अकरणीय, पूरे भगवत गीता को यदि आप देखेंगे, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो हैं, वह अर्जुन को उस पूरे विमर्श में जो है यही उनको कहते हैं कि आखिर सही क्या है। पूरे भगवत गीता में जो है गीता के अगर हम उसमें अगर उसके जिस्ट की बात करें, उसके सार की बात करें, तो पूरे के पूरे जो है उसकी शिक्षा का जो है यही सार है कि उसे क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके लिए तैयार करना। अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी जो है, उसको मेंटली प्रिपेयर, उसके अंदर वो दृष्टि जो है उत्पन्न करना। भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को क्या किया, उसको वह दृष्टि दी जिससे वह सद असद, या जिसको हम कह सकते हैं कि सही और गलत का सही तरीके से वो भेद कर सके, और वह अपने कर्तव्य को उसको क्या करना है, वह अपने कार्य को जो है, वो अपने कर्म को जो है सही तरीके से संपादित कर सके। तो पूरी शिक्षा जो है, भारतीय शिक्षा के अगर जितने भी हम आधारभूत संदर्भों को देखते हैं, उसमें जो है ये दृष्टि जो है, ये दृष्टि उपलब्धि जो है, व्यक्ति की दृष्टि सही हो, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और ये बहुत ही एक फेमस एक एक कहा जा सकता है, एक वाक्य है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी कि आपकी दृष्टि ही जो है आपके चारों तरफ के सृष्टि को एक तरह से बनाता है, उसको उस तरीके से नियोजित करता है, उसको उस तरीके से व्यवस्थित करता है।
तो इसलिए दृष्टि किस प्रकार हो इस पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये अगर हम देखें तो दृष्टि या व्यक्ति के निर्माण उसके पूरे व्यक्तित्व को जो है उस पे कार्य किया गया है। और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के उस व्यक्तित्व को जो है परिमार्जन करके और उसका जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। और होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो पंचकोशीय अवधारणा जो है यहाँ पर उसका जिक्र करना आवश्यक है कि जो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। व्यक्ति का जो ये पूरा का पूरा जो ये एक तरह से ये एक स्वरूप है, उसका जो एक अस्तित्व है इन पंचकोशों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो इन पंचकोशों को जो है सम्यक तरीके से पोषित करना, ऐसा ना हो कि अन्नमय कोश पे जो है हम ज्यादा फोकस करें या मनोमय पे ज्यादा फोकस करें या प्राणमय पे। उसको एक संतुलित तरीके से उसको एक संतुलित तरीके से जो है विकसित करना। और इस विकास का उद्देश्य ये है कि उसके अंदर जो है वह दृष्टि उत्पन्न हो, जिसके माध्यम से वह सही और गलत का निर्णय कर सके। और सही और गलत पे जो है यदि हम बात करें कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर इसे हमें समझना है तो आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ फिर से भगवत गीता को ही वो करूंगा, उद्धृत करूँगा कि सही गलत के अगर हम पूरे विमर्श पे करें तो देखिए कि पूरे भगवत गीता में जो पूरा का पूरा संवाद है, जो डायलॉग है, जो आर्गुमेंट है, वो इसी विषय पे है कि आखिर सही क्या है? सही क्या है और गलत क्या है? और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि शुरुआत में उसको कहते हैं कि सही यह है। और अंत में जब उसकी पूरी उसके अंदर दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तब उसको कहते हैं 18वें अध्याय में जाकर कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेक्षसि तथा। यानी कि शुरू में तो प्रारंभ में तो उसे बताया जा रहा है कि ये करो, लेकिन इस पूरे विमर्श में जब अर्जुन की स्थिति जब ये हो जाती है एक टीचर के रूप में, जब भगवान कृष्ण को ये लगता है कि अब इसकी परिपक्वता आ गई है, इसके अंदर वह दृष्टि उत्पन्न हो गई है, तब उसे कहते हैं अब जैसा चाहो वैसा करो। तो ये हमारे एक तरह से शिक्षा का हमें एक सूत्र शुरुआत में जो है आना पड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर जब व्यक्ति के अंदर वो परिपक्वता आ जाती है, वो मेच्योरिटी आती है, वह दृष्टि आती है कि जहां पर वह यथार्थ उसके अंदर सही और गलत का निर्णय करने का उसे पूरे तरीके से ये समझ उत्पन्न हो जाता है, तब उसे कहा जाता है कि अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। अब तुम जो है, अब तुम ये संभावना अब अधिक हो गई है कि अब तुमसे गलत निर्णय नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए इस पे बहुत ज्यादा पूरा फोकस है। और क्या करना चाहिए ये कैसे होगा, ये व्यक्ति के जो है उस दृष्टि से होगा। और व्यक्ति का जो दृष्टि है वो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व है। और वह व्यक्तित्व जो है वो कैसा है, तो वह पंचकोशीय है। और उस पंचकोशीय विकास के माध्यम से व्यक्ति के दृष्टि पे कार्य किया जाता है। और उस दृष्टि पर कार्य करने के बाद जो है व्यक्ति को ये ऐसी स्थिति तक लाया जाता है जहां से उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका जो है उसे सही तरीके से बोध हो जाता है। अगर हम अब ध्यान से देखें, शिक्षा यही तो शिक्षा है कि व्यक्ति को क्या करना। अभी जो हमारे यहाँ सारी समस्याएं हैं वो यही तो है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हमने तो एक रेस शुरू किया है और उस रेस में जो है उसमें उसका गोल तो कोई निर्धारित नहीं है कि अच्छा ठीक है, मैं एक घर मैंने जो है बना लिया, 5,000 स्क्वायर फुट का के एक बंगला कर लिया, एक गाड़ी हो गई और 2.5 लाख का जो है वो सैलरी कर लिया और हमने कुछ 2 करोड़ का जो है कॉर्पस बना लिया। क्या यही अंत है?
हमने तो बताया, हमने तो बस उस रेस में उसको छोड़ दिया और गोल पोस्ट तो तय ही नहीं किया। तो इसलिए जो है रेस न करा के भारतीय जो शिक्षा है, वह व्यक्ति के अंदर वह दृष्टि की रेस करना ज़रूरी भी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम गधे की तरह जो है भागते जा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि हम भागते जा रहे हैं, एक अंतहीन जो है उस रेस में जिसका कोई अंत नहीं है और अल्टीमेटली जो है फिर हमें जो है हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इससे महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति के अंदर वह दृष्टि उत्पन्न किया जाए, जिससे वो पता हो कि उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है। उसे मतलब ये पता है कि हाँ, मुझ मेरा जो है अगर 5,000 स्क्वायर फीट का अगर मेरा घर हो गया तो ठीक है, अब मैं जो है इस लेवल पे मेरा अब मेरे को जो है इतने में जो है अब मुझे इस चीज पे ध्यान देना है और इस तरीके से वो अपने चीजों को गोल पोस्ट को भी तय कर सके और साथ ही साथ जो है वह अपने जो उसकी नीड है वह ग्रीड में ना बदल जाए, वह एक लस्ट में ना हो जाए। तो इस तरीके से उस पे जो है वह नियंत्रण कर सके और नियंत्रण के माध्यम से चीजों को सही तरीके से इसीलिए मैंने पहले भी उसमें ये बात कहा था कि ईसावास्योपनिषद का कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी कि भोग की मनाही नहीं है, भोग करिए। ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि जो है अमूल्य और अद्भुत चीजों से भरा पड़ा है, भोग की कोई मनाही नहीं है। लेकिन भोग कैसा हो, कुछ श्रृंखल भोग ना हो, त्याग पूर्वक भोग हो। यानी कि ट्रस्टीशिप जिसको हम कहते हैं, हम यहाँ पर मालिक नहीं हैं। अगर मेरे पास अगर ज्यादा है तो यानी कि प्रकृति ने जो है हमें उसको सही तरीके से नियोजित करने के लिए एक माध्यम बनाया है, न कि उसका संपूर्ण रूप से मैं उसको जो है एक अपने हवस का उसको जो है शिकार बनाऊं या उसको संपूर्ण रूप से मैं अपने कब्जे में लूं। तो ये जो तेन त्यक्तेन भुंजीता का जो मतलब है, ये मायने है, वो यहीं से आता है और ये तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर जो है वह दृष्टि आती है और दृष्टि तब आती है जब व्यक्ति का पंचकोशीय विकास होता है। पंचकोशीय विकास अगर इसमें से जैसे अभी वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति जो अभी रही है बीच के काल में, तो वो जो है मनोमय कोश यानी कि मेंटल डेवलपमेंट को ही ज्यादा वो प्रमुखता से अपने जो है पूरे करिकुलम में स्थान दे रही है और जिसके कारण व्यक्ति का जो है वह मानसिक, तो अगर इसमें से किसी भी एक पर आवश्यकता से अधिक अगर अगर इसमें संतुलित अगर इसका जो है विकास नहीं हुआ तो व्यक्ति जो है वह उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं खंडित होगा। वह कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, पूरे इस धरती के लिए, विश्व के लिए वह कहीं ना कहीं किसी तरीके से वह नुकसानदायक होगा। जबकि प्रकृति में इंसानों के अलावा प्रकृति ने हर किसी को ऐसा बनाया है कि वह जो है इस समष्टि के लिए, सबके लिए उपकारी हो सके। लेकिन इंसानों के पास उसने जो है इससे अधिक करने की संभावना को जो है छोड़ा और उसे ज्ञान दिया, उसे अंदर जो है भाषा को जो है स्थापित किया। तो भाषा और ज्ञान के माध्यम से उसमें जो है ये संभावना थी कि वह प्रकृति के जो है अन्य जीव जो केवल और केवल जितना लेते हैं उतना दे देते हैं, उससे आगे जाकर जितना ले उससे ज्यादा दे सके। ज्ञान का उद्देश्य ये था कि जितना ले उससे ज्यादा वह दे सके, इस चीज को जो है वह कर सके और इसके लिए जो है यह मानव सृष्टि की जो है रचना की गई। लेकिन आज जो है उल्टा हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, हम उसको लौटाना नहीं चाहते। तो ये जो है एक मानव जनित जो है एक पूरी सृष्टि में एक अव्यवस्था, एक दुर्व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह दृष्टि और व्यक्ति के जो है उस व्यक्तित्व को किस प्रकार से रखना चाहता है, उस प्रकार किस प्रकार से देखना चाहता है। एक और जो बात है कि ये व्यक्ति का जो जो मूल है,
उसे जो है चेतना कहा गया है, प्योर कॉन्शसनेस कहा गया है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। तो वही ज्ञान का कहा गया है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ये जो आत्मा है यही ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान की जो एक तरह से उसको धारण करने वाला जो एक प्लेटफॉर्म है, वह आत्मा ही है। और वह आत्मा जो है वह ज्ञानमय ही है। व्यक्ति जो है वो परिस्थिति अनुकूल जो है उस चीज को अभिव्यक्त करता है। तो जैसा मैंने पहले भी उसमें कहा था कि भारतीय जो संकल्पना है वह ज्ञान को लेकर, वह इस बात पे ज्यादा फोकस करती है कि व्यक्ति को जो है आप उचित परिवेश दो, बनिस्बत इसे कि उसे जो है कुछ आप सिखाने का ज्यादा वो करो। तो सिखाने से ज्यादा उसको सही परिवेश पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप यदि परिवेश को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकें, तो आप जो है उसके अंदर जो पंचकोशीय विकास है, उस पंचकोशीय विकास को भी जो है होने में आप सहयोगी बन सकते हैं। और जिस दृष्टि की बात हो रही है, उस दृष्टि को भी जो है आप सही तरीके से उसके अंदर विकसित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि जब हमने समझ लिया, तो ये शिक्षा को जो संपादित होने वाला स्थल है, उसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल शब्द प्रयोग होता है। तो गुरु का कुल का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ पर जो शिक्षण की जो संस्था थी, जिसको गुरुकुल कहा गया, वह एक परिवार ही वह समाज का लघु रूप नहीं था, वह परिवार ही था। तो आज के समय में हम जब ये देखते हैं, लोग कहते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं वह समाज के लघु रूप हैं। लेकिन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह समाज के लघु रूप नहीं थे, वह परिवार था। और इसीलिए वहां पर जो गुरुकुल होता था, उसमें गुरु उसके एक पिता के रूप में उसका पूरी तरीके से ख्याल रखते थे, उसका पोषण करते थे, उसका संवर्धन करते थे। वहां पर बच्चे को पूरा एक परिवार ही मिलता था, वहां पर उसका एक परिवार बनता था। और ये परिवार में रह के ही वह शिक्षित होता। और वैसे भारत में जो भारतीय जो संस्कृति है, इसमें इसकी अगर हम कह सकते हैं कि इसकी जो है सबसे एक महत्वपूर्ण जो देन हम कह सकते हैं इस पूरे विश्व को, वह है कुटुंब, जो परिवार की अवधारणा है। जो परिवार है ये भारतीय संस्कृति में बहुत ही कोर में जो है व्याप्त है। और इसीलिए हमने जो है अपने चारों तरफ परिवार के रूप में ही चीजों को देखा, केवल इंसानों में ही नहीं। हमने पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, पेड़ों में, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे चराचर में जो है परिवार को ही जो है अनुभव किया। इसीलिए बच्चों को जो है वो चाहे चांद मामा कहा जाए, सूरज दादा कहा जाए। दादा और मामा क्या है? बिल्ली मौसी, बंदर मामा, ये सब जो है यह परिवार कुटुंब का ही जो है एक्सटेंशन है। तो परिवार भावना ही जो है भारतीय संस्कृति की जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक इस पूरे विश्व को एक महत्वपूर्ण देन है। इस महत्वपूर्ण देन का या इस महत्वपूर्ण भावना का जो है हमारे शिक्षण जो हमारी शालाएं थी, पाठशालाएं थी, उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। और इसीलिए आज जो शिक्षा का वातावरण है, वह एक वास्तविक शिक्षा को नहीं करने का जो है एक महत्वपूर्ण जो कारण बनता है, वो ये है कि वह परिवार के रूप में नहीं है। वहां पर परिवार की संकल्पना नहीं। हमारे जो आज के जो स्कूल हैं, वह एक परिवार के रूप में उसको डेवलप नहीं किया गया है। वहाँ वो जो है एक समाज हम कह सकते हैं, समाज भी हम नहीं कह सकते हैं। उसका एक अलग ही मतलब एक एक स्वरूप है।
तो भारत में जो शिक्षण संस्था है, वह किस प्रकार का है? तो यह एक परिवार के रूप में है। तो परिवार में बालक का जिस तरह के संवर्धन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व जो है एक पूरे का पूरा एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। वो सेरेमनी इसलिए आयोजित किया जाता था कि व्यक्ति एक परिवार से जब दूसरे परिवार में प्रवेश करे, तो वो एक एक पूरा उसका एक मनोवैज्ञानिक उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। उस सेरेमनी के माध्यम से वह उस पूरे पर कुल को जो है उसको धारण कर सके, उस आचार्य को अपने पिता के रूप में जो है धारण कर सके। तो गुरु जो है वो प्रथम गुरु माता के बाद जो है पिता, और उसके बाद जो है गुरु की जो है पूरी एक परंपरा है। तो माता रूपी गुरु से शुरू हुई इस ज्ञान परंपरा एक बालक के जन्म के साथ जो है गुरु की परंपरा भी उसकी शुरू हो जाती है। तो पहली गुरु के रूप में जो है माता होती है, फिर पिता द्वितीय गुरु, और फिर जो आचार्य जो उसे विषय का ज्ञान कराता है, जो उसे कई सारे व्यवहार का जो है कौशलों का ज्ञान कराता है। तो इस तरीके से जो है पूरी गुरु की परंपरा ये बनती है। तो इस परंपरा में जो महत्वपूर्ण है, वह महत्वपूर्ण ये है कि वह एक परिवार के मध्य रहकर जो है वह सीखता है। और उस पूरे गुरुकुल की अगर हम व्यवस्था को देखें, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर पाठ्यक्रम से ज्यादा वहां पर क्रियाकलाप है। पाठ्यक्रम से ज्यादा वहां पर क्रियाकलाप हैं। एक परिवार तो वो क्रियाकलाप ही जो है, वह क्रियाकलाप ही व्यक्ति को जो है वो सीखने के लिए, उसको ज्ञानी बनने के लिए आगे कार्य करता है। और छांदोग्योपनिषद में ऐसा एक सत्यकाम को लेके एक दृष्टांत भी है कि वो कैसे गुरु की जो यहाँ पे जो अग्नि जो जल रही है, वह अग्नि जो है अग्नियों से जो है वह सीखता है। यानी कि उस कुल में जो हम जिसको हम निर्जीव पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, वो पदार्थ भी जो है व्यक्ति को सीखने का एक साधन के रूप में कार्य करती है। गुरु दत्तात्रेय जो है वो बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं। तो वो 24 गुरु में जो है वह पहाड़, सूरज, नदी, वो सबको अपने गुरु के रूप में, वो सबसे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो सबसे कुछ ना कुछ सीखना है, ये सीखने के लिए जो है ये तैयार करना, ये हमारे गुरुकुल की व्यवस्था थी। तो आप जो है अपने चारों तरफ से चीजों को सीखें। आपको माहौल कैसा मिलेगा? परिवार का मिलेगा। आपको परिवार के जो है कार्यों को संपादित करना होगा। उसमें एक अनुशासन एक बहुत बड़ा एक तत्व है। अनुशासित होके जो है परिवार के कार्यों को संपादित करना होगा। और आपके आसपास जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों से आपकी लर्निंग होगी। उसमें एक ये भी है कि बीच में जो है गुरु के साथ इंटरेक्शन भी है। वह अपनी जिज्ञासाओं को का समाधान भी करता है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वह ऐसी गतिविधियां हैं, और गतिविधियां जो आजकल जो है एक्टिविटीज के नाम पर जो आज हमारे स्कूलों में जो प्रोजेक्ट वर्क के नाम पे जो एक प्रदूषण फैलाया गया है, इस तरह के प्रदूषण की बात नहीं। वह जीवंत जो है गतिविधियां जो जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि थर्मोकॉल काट रहे हैं और कागज काट रहे हैं और कागज काट के मॉडल बना रहे हैं। इस तरह के मॉडल की बात नहीं, वह जो बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई चीज है। यदि अगर उस समाज में जो है गाय का महत्व है, या गाय उस समाज में एक अर्थव्यवस्था के एक आधार के रूप में है, तो आपको गौपालन करना है। आपको जो है आपको वनस्पतियों का भी ख्याल रखना है। अपने जो उसके चारों तरफ जो वनस्पति लगे हैं, जो आश्रम में जो वाटिका है, उसका भी जो है आपको संधारण करना है, उसको भी संरक्षित करना है, उसको भी जो है आपको आगे बढ़ाना है। आपको वहीं पर जो है कृषि कार्य भी करना है। तो यानी कि गुरु के जो अगर वहां पे बागवानी का कार्य है वो भी करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लर्निंग जो है वो अगर हम देखें तो वह बिल्कुल एक जीवंत घटना के रूप में घटित हो रही है परिवार के बीच, एक जीवंत घटना में। और वहां पे जो चारों तरफ ऐसा यजुर्वेद में एक मंत्र भी है
वो कहते हैं कि परिवेश को लेकर, परिवेश के लिए जो है वहां पर एक बताया गया है कि किस तरह के परिवेश में शिक्षण का अभ्यास या ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। तो उसमें वह प्राकृतिक वातावरण पर महत्व देते हैं कि भाई ऐसे नदी और पहाड़ों के बीच में जो है, जो शहर के थोड़े कोलाहल से दूर भी हो, ऐसे जगहों पर जो है ज्ञान की आराधना हो। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आती है उसमें ये 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ-साथ यदि हम देखें वहाँ पर, तो उसमें जो है महत्वपूर्ण जो 2 कार्य हैं, वह अग्नि परिचर्या है और साथ ही भिक्षाटन। ये 2 गुरुकुलों में जो है, अब देखिए ये सब कार्य बताए बनाए गए हैं और इन कार्यों में ही जो है वो लर्निंग हो रही है। भिक्षाटन जो है वह मैं अभी तक जितना सोचता हूँ कि भिक्षाटन से कितनी चीज़ों पे काम हो सकता था, कितने चीज़ों पे काम हो रहा था, उन चीज़ों का जो है आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था उसकी भरपाई कैसे करेगी, मुझे नहीं पता। तो भिक्षाटन के माध्यम से जो बालक है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वह सीधे-सीधे समाज से जुड़ता है कि ये समाज का जो है, एक रोल है उसको ज्ञान उसके ज्ञान अर्जन में। वो सीधे-सीधे देखता है कि इनका जो है एक कंट्रीब्यूशन है, जिसके माध्यम से उसकी जो है वो लर्निंग हो रही है, उसकी स्कूलिंग हो रही है और इसलिए जो है उसके अंदर ये भाव रहे कि इस गुरुकुल से निकलने के बाद उसे इस समाज को देना होगा, क्योंकि इसने जो है अभी भी हम गवर्नमेंट सिस्टम में अगर हम देखें तो अभी भी जो स्कूल या कॉलेज जो चल रहे हैं वो समाज के ही जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन पे देखा जाए कि वो चल तो रहे हैं, लेकिन वो इतना अप्रत्यक्ष है कि वो विद्यार्थी जो है उस चीज से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाता कि इस समाज ने मेरे इस लर्निंग में जो है कितना बड़ा योगदान दिया है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन क्या है। ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ये गुरुकुल ने भिक्षाटन के माध्यम से इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया था। दूसरी बात ये है कि भिक्षाटन, क्योंकि जब व्यक्ति जब ज्ञान की तरफ, ज्ञान साधना में आगे बढ़ता है तो उसका अहंकार बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस अहंकार को काउंटर, जब भी आपके अंदर नॉलेज क्योंकि पहले नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है पुष्ट होता है, जब आपके पास एक समझ बढ़ती है तो आपके समझ के साथ साथ आपका अहंकार को भी जो है वो बढ़ाती है। तो उस अहंकार को काउंटर करने के लिए कितना अच्छा था कि जो है उसे व्यक्ति उस विद्यार्थी को जो है जब वह याचना मांगता है, तो मांगने से जो है उसके अहंकार को जो है वह काउंटर करने की पूरी एक व्यवस्था थी। तो आप पूरे के पूरे उस पूरे विधान को देखेंगे, उसके पूरे जो भी सिंबल्स हैं, उनके जो पूरे एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो पूरी एक व्यवस्था बनी हुई थी, जिस व्यवस्था में व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व विकास हो रहा है और उसके अंदर वह दृष्टि विकसित हो रही है। और यहाँ पर जो है गुरु की इतनी गुरु का इतना महत्व था कि वह समावर्तन वह तब तक न करे जब तक उससे यह श्योरिटी ना हो जाए कि यह बालक जो है, यह विद्यार्थी जो है, इसमें वह परिपूर्णता आ चुकी है, उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में, उसके अंदर यह दृष्टिबोध उत्पन्न हो गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो है परीक्षा पास कर लिया तो हमने डिग्री दे दी, ऐसा नहीं है। और ऐसे उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे ऐसे कथानक दृष्टांत उपलब्ध हैं जहां पर जो टीचर हैं वह उस विद्यार्थी का समावर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए कि उसे यह लग रहा है कि अभी यह विद्यार्थी जो है वह तैयार नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो गुरुकुल में और बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में रोल था। उस अग्नि परिचर्या के माध्यम से, चूंकि उस समय एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वह आग ही है, तो उस अग्नि परिचर्या से जो है वह आग की तमाम सारी जो है व्यवस्था, उसकी जो है उसके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीजों को जो है वहां पे वो सीखता था। तो कहने का तात्पर्य यह कि शिक्षा जो है वह जीवन से जुड़ी हुई एक जीवंत घटना के रूप में घटित हो रही है, उस प्राकृतिक परिवेश में, उस पारिवारिक परिवेश में। ये जो है वह भारतीय शिक्षा का एक तरह से आधार रहा है।
और इसी के साथ जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, इसी के साथ जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, वो सभी थोड़ी-थोड़ी बातें मैंने की हैं। तो वो सब में आप ये देखेंगे कि इस परिवार भावना को स्थापित करते हुए और किस तरीके से वो उसकी जो ये परिवार भावना है, उसको और विस्तार दिया जाए, उसको और पुष्ट किया जाए और उसकी जो भोग भावना है, उस भोग भावना को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए और उसके उच्छृंखल उपभोक्ता उसके स्वरूप को जो है नियोजित करके कंट्रोल करके उसे सबके लिए उपयोगी बनाया जाए। तो ये विषय है। तो मुझे लगता है ये एक हो सकता है कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन आप लोग, तो आपका सेंटर चल रहा है अभी, वहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो कुछ क्या पता फिर से याद आ जाए चीज़ें हम लोगों को, फिर से जो चीज़ें हम भूल गए हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए थोड़ा सा। और मतलब बहुत बहुत क्रिटिकल चीज़ है ना ये, जो हम चर्चा से कर रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में, इससे ज़्यादा क्रिटिकल तो कुछ चीज़ है नहीं। बिल्कुल। ये बात लोगों को समझ में आती है, लेकिन किस दिशा में जाना है वो शायद पूरा मतलब पूरा भूल गए हैं हम लोग। हमारे पास कोई इसकी याददाश्त नहीं है। नहीं, शिक्षा के महत्व को तो जो है वो समझ रहे हैं, लेकिन उस महत्व के साथ जो है उसका सही स्वरूप क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, ये नहीं पता है और उसका उद्देश्य क्या है, ये पूरा एक चेंज हुआ है, ये परिवर्तित हुआ है। तो जब आपका जो है शिक्षा की जो आपकी जो समझ है, वही जब परिवर्तित हो गई है और उसका जो उद्देश्य है वो चेंज हो गया है, तो कहीं न कहीं उसका जो है प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। और आज की जो हमारी स्कूलिंग जो आप आज का हमारा जो पूरा स्कूल सिस्टम है, वो उसी तरीके से कार्य कर रहा है। क्योंकि उसका उद्देश्य ही जो है ये है कि वो कई बार कहते हैं ना कि पहले सा विद्या या विमुक्तये था, आजकल है सा विद्या या नियुक्तये, जो नियुक्ति करा दे। तो वो नियुक्ति आधारित अब शिक्षा हो गई है। तो जबकि भारतीय शिक्षा में बहुत स्पष्ट था कि यहाँ जो है नियुक्ति, हाँ, आजीविका तो हो ही जाएगी, यदि व्यक्ति का उस तरीके से विकास हो रहा है, व्यक्ति का समग्र विकास हो रहा है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर जो है करणीय अकरणीय, कर्तव्य अकर्तव्य का जो है उसका बोध जो है, उसे सही तरीके से उसके अंदर पुष्ट हो रहा है, तो फिर इसके बाद कहीं उसकी आजीविका के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आजीविका तो हो जाएगी। अब बात ये है कि समस्या ये नहीं है कि हम आजीविका के लिए नीड, और वो बात आती है कि ग्रीड, तो ग्रीड का तो फिर कोई अंत नहीं और उसका जो है वो उसका आगे से आगे आप बढ़ता जाएगा। तो कितने जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये बोध नहीं है। इसलिए हम भाग रहे हैं, कोई आवश्यकता से अधिक जो है वह लेकर बैठा है और किसी के पास है ही नहीं। तो ये पूरी अव्यवस्था है और ये अव्यवस्था का ये बहुत बड़ा कारण है, ये हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि हमने शिक्षा जो है, हमने तो बस में जो है दौड़ने के लिए सिखाया और उस रेस का अंत कहाँ होगा और कहाँ पे जाकर उसे रुकना है, ये दृष्टि तो हमने उसके अंदर दी ही नहीं। ये दृष्टि हमें देनी थी ना कि उसे उसे रेस करना भी है कि नहीं करना है, उसे क्यों रेस करना है, ये सारे विषय जो हैं, क्या हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने पूरे इस व्यवस्था के माध्यम से क्या अपने बालक में हम स्थापित कर पाए हैं? तो आप देखेंगे तो आपको उत्तर जो है बहुत सकारात्मक नहीं मिलेगा। तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और आज जिस तरीके से इस समाज में इस तरह से कितने अब मैं जहाँ भोपाल में हूँ, यहाँ पे लोग बताते हैं कि वेदर जो है किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। बारिश जो है वो उसका जो है वो शिफ्ट हो रहा है, उसके अपने दुष्प्रभाव हो रहे हैं। मिट्टी को जो है हमने पूरी तरीके से वो खराब कर दिया है उसमें पेस्टिसाइड और इन चीज़ों का उपयोग करके। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो हमारा लोभ है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग उसको जो है उपजाएँ।
और फिर भी हम जो है सबको पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, ये भी एक हंगर इंडेक्स अगर देखें तो उसका उसके रिपोर्ट कुछ अलग ही कह रहे हैं। तो कहीं पे जो है अनाज सड़ रहे हैं और कहीं पे जो है वो लोग भूखे रह रहे हैं। तो ये अव्यवस्था जो है, ये सब जो है इसके ही कारण है, क्योंकि हमने वह दृष्टि ही नहीं दी। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य तो दृष्टि देना था, न कि उसको जो है उसके अंदर रेस को जो है स्थापित करना, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना। पूरा का पूरा उद्देश्य शिफ्ट हुआ है और उसका जो है यह प्रभाव हमें देखने को मिला। चलिए बात बात जारी रखते हैं। और मतलब ये कहते हैं ना कि इसी तरीके से बातें बनती है, मतलब कि लंबा सोच के हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, तो 100 साल बाद 50 साल बाद कुछ चीजें बदले और उस बिल्कुल, दिशा में जाएं, तो हम उस सोच को रख के बात करेंगे तो देखेंगे काम। हमारे पास तो हमारा तो विश्वास भी इसमें है ना कि ठीक हो जाएंगी चीजें। अभी भी ठीक चल रहा है, लास्ट टाइम आपने कहा ना, ये अभी भी ठीक चल रहा है और ठीक की तरफ ही बढ़ेगा, तो ठीक है, क्योंकि और हमसे बड़ी शक्तियां देख रही है ना इसको। देख रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, बस हम लोग बातचीत जारी रखते हैं। हाँ ठीक, ठीक, ठीक है ठीक प्रभाकर, है। ओके। नमस्ते। ठीक। नमस्कार।